सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज की क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका जो इंग्लिश में आएगा, दैट इज़ योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर योर JKPSI, वो हम करने वाले हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल जो चैनल है सब्सक्राइब करना मतलब छोड़ोगे नहीं, सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाओगे। और स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो एंड इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट सारे के सारे वो बच्चे उठा सकें जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ये आपका एक वोकैब का सेक्शन आता है एंड वोकैब वाले टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके पहले वाले एग्जाम्स में पूछे गए, ठीक है, और चांसेस आर हाई कि इस बार भी पूछे जाए। तो बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ को बढ़ाने वालों। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हेयर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दो। चलो, क्या लिख रखा है? कहता है टिन इज इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म। तो आपको इस पूछा गया है कि बताओ किसी भी चीज़ को इजीली शेप में ढाला जा सकता है किसी भी डिजायर्ड फॉर्म में, तो उस टर्म को क्या कहा जाता है? तो वन वर्ड से सब्स्टिट्यूट करोगे इसे। अब आता है रिजिड, गुलेबल, इमिटेबल और मेलेबल। तो इसका आंसर आता है आपका मेलेबल, है ना। याद करो कि मेलेबिलिटी किसी भी मेटल की कि उसको किसी भी फॉर्म में ढाला जा सके, शीट्स की फॉर्म में ढाला जा सके, उसे मेलेबिलिटी कहते हैं, मेलेबल कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को उसकी डिजायर्ड फॉर्म में ढालना, दैट इज मेलेबल। अब यहाँ पर रिजिड, गुलेबल और इमिटेबल का क्या क्या मतलब है ये भी आपको बता देता हूँ। एंड हम ऐसा करने वाले हैं, डिटेल में हर एक चीज़ को समझने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज योर व्हाट? रिजिड। रिजिड आप बहुत अच्छे से जानते हो, दैट इज हार्ड, जिसको बदला ना जा सके, बहुत रिजिड हो तो आपको समझ आता है। एग्जाम्पल देख लो, कहते हैं द रूल्स वर रिजिड एंड लेफ्ट नो रूम फॉर एक्सेप्शंस। कहता है रूम जो था बहुत रिजिड था, ये रूल जो थे बहुत रिजिड थे आपके, कोई एक्सेप्शन उसमें नहीं थी। स्ट्रिक्ट होना, बहुत रिजिड। उसके बाद गुलेबल इज व्हाट? देखो, मैं बोलूँ ही इज़ अ गुलेबल पर्सन, तो ऐसा पर्सन जिसको मतलब जिससे अपनी बातें मनवाई जा सकती हो बहुत ईजिली। ठीक है। तो कहता है ईजिली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, क्योंकि वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग होता है कि तुम पे यकीन कर लेते हैं किसी भी बात पे। ठीक है, उसे गुलेबल कहा जाता है। तुम उससे अपनी बातें मनवा सकते हो, तो गुलेबल। कहता है द गुलेबल टूरिस्ट बिलीव्ड एवरी वर्ड ऑफ द स्कैम आर्टिस्ट। तो जो गुलेबल टूरिस्ट था, जो यकीन कर रहा था किसी भी बात पे, कुछ भी यकीन कर लेते हैं, मतलब कि जिसको बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जाता है, गुलेबल। ओके, इमिटेबल जो है ये आपका सिनोनिम आता है रिजिड का, और इसका भी मतलब होता है जो चेंज ना हो। रिजिड इज व्हाट? कठोर, सख्त। ठीक है, दैट इज नॉट चेंजेबल। लेट इट बी, अगर मैं वुड की बात करूं तो वुड आपका रिजिड है। आप कट करके पीसेस में बेशक काट लोगे, बट उससे उसकी फॉर्म चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसको पिघला नहीं पाओगे, ये चीज़ है। तो उसको चेंज करना, उसकी शेप को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। सिंपल। तो रिजिड इज एंड इमिटेबल दोनों सेम है। चलो आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपने। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है? कहता द स्टडी ऑफ मैन। मैन की स्टडी करना उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ से क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आपको आगे सिखाने वाला हूँ। ऑटोबायोग्राफी किसे कहा जाता है? जब पर्सन जो है खुद के बारे में ही अपनी स्टोरी खुद लिखता है, ऑटोबायोग्राफी। जब उसकी स्टोरी को कोई और लिखता है, दैट इज बायोग्राफी। और बायोलॉजी इज व्हाट? प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्टडी को करने को कहा जाता है बायोलॉजी। चलो आगे चलते। क्या बोल रहे? सिंपल है, ऑटोबायोग्राफी इज व्हाट? अ सेल्फ रिटन अकाउंट, मतलब खुद के ही बारे में खुद लिखना, ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी इज व्हाट? कि किसी की जिंदगी के बारे में लिखना, दैट इज बायोग्राफी। बायोलॉजी स्टडी करना, एंथ्रोपोलॉजी। एंड यह है आपका ह्यूमन की स्टडी करना, ह्यूमन की सोसाइटी की स्टडी करना, ह्यूमन कल्चर्स की स्टडी करना, मतलब रिलेटेड टू ह्यूमंस, ह्यूमन की स्टडी करना, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं, लाइक आपके CGL में, CHSL में, तो वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो कहता है एंथ्रोपोलॉजी अभी पढ़ के आए हैं क्या? कि स्टडी ऑफ ह्यूमंस और उनकी सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ना, ह्यूमंस के बारे में स्टडी करना, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। बायोग्राफी अभी पढ़ के आए हो। बायोग्राफी इज व्हाट? कि किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखना, दैट इज बायोग्राफी। कहता है आर्कियोलॉजी क्या होती है? कहता है स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। करते हो ना, ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी करते हो कि करते क्या हो? एक्सकवेशन जो होते हैं, आप पुराने खंडर वगैरह से कुछ कुछ चीज़ें निकाली जाती ताकि पता लगाया जा सके कि ये कब कितने देर पहले की है, दैट इज़ आर्कियोलॉजी। सोशोलॉजी इज व्हाट? सोसाइटी की स्टडी करना, सोशल बिहेवियर को स्टडी करना, सोशोलॉजी। देन आफ्टर जियोलॉजी। जियोलॉजी, जियो दिख रहा है अर्थ, तो आपको समझ आ रहा है। कहता है अर्थ की जो फिजिकल फीचर्स होते हैं ना,
उसके स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना, दैट इज व्हाट जियोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी तो ह्यूमन माइंड की, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना, साइकोलॉजी। देन आफ्टर इकोलॉजी तो आपके इन्वायरमेंट में अगर बात करूं ह्यूमंस का, एनिमल्स का, कि ये जो रिलेशन है इसकी स्टडी करना, दैट इज इकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज नॉट एज इकोलॉजी। थियोलॉजी, थियो कहीं भी दिखेगा, दैट इज रिलेटेड टू रिलीजन। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, कहता है रिलीजन की स्टडी करना, रिलीजियस बिलीफ्स की स्टडी करना, दैट इज व्हाट, दैट इज योर थियोलॉजी। एंड एस्ट्रोनॉमी तो पता है बहुत अच्छे से आपको, सेलेस्टियल बॉडीज एंड यूनिवर्स की स्टडी करना, दैट इज एस्ट्रोनॉमी। और लिंग्विस्टिक्स, सिंपल, लैंग्वेज की स्टडी करना, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की स्टडी करना, दैट इज लिंग्विस्टिक। क्लियर है, डिटेल में करने वाले हर एक चीज याद रखना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे हर एक चीज डिटेल में समझने वाले हैं, हर एक वर्ड को डिटेल में समझने वाले हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ चीज आपको समझ ना आए। चलो, क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है देयर वाज अ ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। कहता है ह्यूज फायर जो है, जो दिवाली की सेलिब्रेशन पे बाहर लगाई गई है, उसे क्या कहा जाएगा? फ्लैश कहा जाएगा? फ्लैश नहीं कहा जाएगा, ये तो एक इंस्टेंट जो आपकी चिंगारी टाइप निकलती है वो बोल सकते हो। लोहड़ी तो बिल्कुल नहीं कहा जाता। फायर क्रैकर तो यहाँ पे वो पटाखों की बात कर रहे हैं, बचा सिर्फ एक बॉन फायर। देखो, कोई भी ओकेजन हो, कोई भी ओकेजन हो, जब उसी ओकेजन के लिए पर्टिकुलर आप आग जलाते हो टू सेलिब्रेट इट, उसी को कहा जाता है बॉनफायर। अब पढ़ लेते हैं एक बार, देख लेते हैं, सॉरी एक सेकंड, गिव मी 1 सेकंड, देख लेते हैं एक बार। तो फ्लैश इज व्हाट, अ सडन बर्स्ट ऑफ लाइट, एकदम से मतलब आप सडन बर्स्ट जो दिखता है लाइट का। कहता है देयर वाज अ ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। फायर क्रैकर, ये तो आप छोटे छोटे एक्सप्लोजिव होते हैं, डिवाइसेस हो बोल लो, ठीक है, आपके बम पटाखे बोल लो, सिंपल है। एंड बॉनफायर इज व्हाट, एक लार्ज कंट्रोल आउटडोर फायर लगाना, ताकि सेलिब्रेशंस हो सके। गैदरिंग करी है तो उसके आगे पीछे सेलिब्रेशन आप कर सको। लोहड़ी जो है वो एक पर्टिकुलर त्यौहार है, उसको आप नहीं लिख सकते। दिवाली के टाइम पर उन्होंने आग जलाई थी, दैट इज व्हाट, बॉनफायर। क्लियर है? चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। मैं धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ाता जाऊंगा, ट्राई कर रहा आप आंसर दे पाओ। कहता ही वॉज प्रमोटेड टू अ हायर पोजिशन इन द फर्स्ट ईयर ड्यू टू हिज केयरफुल नेचर एंड हार्ड वर्किंग एफर्ट्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये मैं यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करा मैम ने, आपको यहाँ पे क्या करना है, हार्ड वर्किंग एफर्ट्स के लिए आपको एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट ढूंढना है हार्ड वर्किंग के लिए। तो ये आपका आएगा डिलीजेंस। ठीक है, डिलीजेंट, मैं बोलूँ ही इज अ डिलीजेंट पर्सन, तो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत मेहनती पर्सन है, तो हार्ड वर्किंग एफर्ट्स के लिए क्या लगेगा, डिलीजेंस। बाकी सारे वर्ड जो है एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड एलिगेंस, इनको एक बार देख लेते हैं। चलो क्या बोल रहा है, डिलीजेंस, तो केयरफुल परसिस्टेंट वर्क, मतलब एक बहुत मेहनती, समझ लो कि एक अच्छे तरीके से मेहनत करना, या फिर बहुत देर तक अच्छे से काम करना, एफर्ट लगाना अपने, दैट इज डिलीजेंस। कहता है हिज डिलीजेंस इन स्टडिंग हेल्प्ड हिम अचीव टॉप ग्रेड्स। जो उसकी मेहनत थी, जो उसका हार्ड वर्क था, किसमें, पढ़ने में, उसको हेल्प करा टॉप ग्रेड्स वो जो है अचीव कर सके स्टडी में। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रॉर्डनरी, अविश्वसनीय, सिंपल, जो चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रॉर्डनरी, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के किसी रिमार्केबल बोल सकते हो, है ना, सिनोनिम्स हैं इसके। एंड एलिगेंस इज व्हाट, कि ग्रेसफुल, स्टाइलिश, अपीयरेंस में दिखने में अच्छा हो, जो तुम गॉर्जियस बोल सकते हो, एलिगेंट बोल सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन है आपके सामने। कहता है एन एरिया या प्लेस जहां पे डेड बॉडीज को बरी करा जाता है, उसे आप कहते हो सिमेंट्री। क्या कहते हो, सिमेंट्री, ये याद रखोगे। बाकी आगे चलते पढ़ लेते हैं एक बार सारे वर्ड्स के बारे में। ओके, मेंशन आप बहुत अच्छे से जानते हो। मेंशन एक बहुत बड़ा बंगला जिसे मेंशन कहा जाता है, तो बहुत बड़े बंगले को मेंशन, अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस। चलो कहता है द मेंशन फीचर्ड एक्सपेंसिव गार्डन्स एंड ग्रैंड आर्किटेक्चर। सिमेट्री इज व्हाट, जहाँ पे डेड बॉडीज जो है दफनाई जाती है, तो सिमेट्री अभी बता दिया आपको मैंने। डिमाइज क्या होता है, किसी की डेथ हो जाना, डिमाइज ऑफ समवन मतलब उसकी डेथ होगी, डिमाइज। तो टू डेथ और एंड समथिंग, दैट मीन्स आपने डिमाइज। द कंपनीज डिमाइज वॉज एट्रीब्यूटेड टू पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कंपनी जो खत्म हुई उसके पीछे रीजन क्या था, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से कंपनी का खात्मा हुआ, डिमाइज हुआ। और क्लीमेंट, क्लीमेंट आप ये बोल सकते हो, मैं अगर बोलूँ ना क्लीमेंट पर्सन, अगर मैं बोलूँ क्लीमेंट पीपल या पर्सन, तो वो ऐसा पर्सन होगा जो बहुत ज़्यादा काइंड होगा। तो क्लीमेंट मतलब समझ लो माइल्ड, जेंटल,
या फिर ऐसा समझ लो स्पेशली वेदर के लिए यूज़ करा जाता है जब वेदर बहुत ज़्यादा प्लीजेंट हो, लाइक वार्म एंड छोटी छोटी ब्रीज चल रही है तो क्लीमेंट वेदर बोल दोगे। तो कहते हैं द वेदर वॉज क्लीमेंट विद वार्म टेम्परेचर्स एंड जेंटल ब्रीजेस। तो बहुत शांत था, काम था, ऐसा समझ लो। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने। तो कहता है वीक एंड कवर्डली, इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो यार? टिमिड भी, टिमिड का मतलब होता है छोटे दिल का, ठीक है। पुसिलैनिमस का मतलब क्या होता है? छोटे दिल का। मीक का मतलब भी क्या होता है? छोटे दिल का। ये थोड़ा सा मेरे को लगता है थोड़ा गलत डाल दिए। अनएंग्शियस तो जानते हो आप कि बहुत ज़्यादा चिंता चिंता होना शुरू हो जाना, परेशान होना शुरू हो जाना, तो ये इस पर थोड़ा ध्यान देना। ये तीनों सिनोनिम्स डाल दिए, ये अंशियस इसका थोड़ा अलग है, तो ये चेक कर लेना एक बार, तीनों सिमिलर हैं। मीक का मतलब है बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लो ऐसे डोमिनेंट ना होना, बहुत ज़्यादा इनडोमिनेंट होना, ठीक है, बहुत वीक होना। टिमिड छोटा, ऐसा बोल सकते हो कि कवर्ड है, लिली लिवर्ड है, तो ऐसा भी बोल सकते हो आप, ठीक है। पुसिलैनिमस को भी बोल सकते हो आपकी जो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत कम डिटर्मिनेशन है, ठीक है, डोमिनेंट नहीं है, वीक है, ठीक है। तो तीनों ये जो है सिनोनिम है इसके। थोड़ा सा इसको एक बार देख लेना, आपको वर्ड्स का पता होना चाहिए। चलो अभी पढ़ के आए हैं, चलो तुम्हें दो दो वर्ड सिखाता हूँ। एक वर्ड आपका आता है फिलो, ठीक है, और एक वर्ड आपका यहाँ पे आता है मीज़ो। ये दोनों वर्ड जो है, ये दोनों वर्ड याद रखना, फिलो और मीज़ो। ये जो फिलो वर्ड है इसका मतलब होता है लव, एंड मीज़ो वर्ड का मतलब होता है हेट्रेड, ठीक है, नफरत। अब उसने बोला लवर ऑफ मैनकाइंड, तो उसे क्या बोलेंगे? रिक्लूज नहीं, साइकेट्रिस्ट नहीं, साइनिक नहीं, उसे बोला जाएगा फिलांथ्रोपिस्ट। क्योंकि फिलो वर्ड दिख गया, तुम्हें पता लवर ऑफ मैनकाइंड और एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैनकाइंड बोला जाता है। अभी पढ़ के एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैनकाइंड को कहा जाता है। तो फिलो दिख गया तो लवर ऑफ मैनकाइंड को क्या बोला जाएगा? फिलांथ्रोपिस्ट। अब बाकी जो वर्ड्स हैं इनके बारे में देखते हैं एक बार। चलो, तो फिलैंथ्रोपिस्ट अभी पढ़ के आए हो, फिलो मीन्स लव, एंड एंथ्रोपोलॉजी देखा तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड। तो फिलैंथ्रोपिस्ट तो ऐसा पर्सन जो मैनकाइंड से प्यार करता हो, प्रमोट करना चाहता हो, वेलफेयर चाहता हो सबका, ठीक है। द फिलैंथ्रोपिस्ट डोनेटेड मिलियन टू बिल्ड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो जो फिलैंथ्रोपिस्ट था, जो लवर ऑफ मैनकाइंड था, उसने क्या करा? बहुत सारे पैसे डोनेट करे ताकि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स ओपन करे जा सके। रिक्लूज, ये मैंने आपके लिए एक रील भी डाली थी, जहाँ कहीं भी आपको क्लूज दिखे, ठीक है, और जहाँ कहीं आपको क्लूड दिखे, इसका मतलब समझ लेना अकेलापन, अकेला। तो रिक्लूज अगर बोला जाएगा तो ऐसा बोले ना, ऐसा पर्सन जो अकेला रहना पसंद करता हो, रिक्लूज। तो द रिक्लूसिव ऑथर मतलब ऐसा ऑथर जो बहुत अकेला रहना पसंद करता था। लिव्ड इन अ रिमोट कैबिन रेयरली सीन बाय द पब्लिक, तो मतलब कि एक बहुत छोटे से कैबिन में रहता था और हार्डली उसे कोई देखता था। बात करते हैं साइकेट्रिस्ट की। तो साइकेट्रिस्ट इज व्हाट? अ मेडिकल डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिजर्वेशन फॉर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। तो मेंटली अगर कोई डिस्टेबल है तो साइकेट्रिस्ट उसे सही करता है। एंड साइनिक एक टर्म, ऐसी टर्म है, साइनिक समझ लो पागल समझ लो, या ऐसा समझ लो ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो ऐसा इंसान जो ये सोचता हो कि इस दुनिया में जो कुछ भी उसके लिए कोई कर रहा है तो वो मतलब के लिए कर रहा है, अपने मतलब के लिए कर रहा है। मतलब कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और तुम में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये लग रहा है कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ एंड ये मैं अपने मतलब के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम साइनिक हो, ठीक है। तो क्या बोलेगा? अ पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब कोई भी अगर कुछ काम करेगा वो सिर्फ हमेशा अपने मतलब के लिए करेगा, किसी के लिए नहीं करेगा। तो ये है आपका साइनिक का मतलब, ठीक है। और कोई पूछेगा लवर ऑफ मैनकाइंड, आप बोलोगे फिलैंथ्रोपिस्ट। चलो, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर जो है, जो वर्ड्स आपके आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो ये है। मैंने आपको कहा फिलो का मतलब होता है लव एंड मिजो का मतलब होता है हेट्रेड, ठीक है। अब उसने बोला फिलैंथ्रोपिस्ट, तो ये आप पढ़ के आए हो कि लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसान से प्यार करने वाला पर्सन, ठीक है। फिलोलॉजी, लॉजी दिखा, लॉजिक, लॉजिक, लर्निंग कुछ, तो फिलो प्यार, कहता लव फॉर टीचिंग या लिटरेचर या लैंग्वेज से प्यार होना, फिलोलॉजी। फिलोसोफर, फिलोसफर तो ये सिंपल है, फिलोसफर सॉरी फिलोसफर है। फिलोसफर इज व्हाट? जो नॉलेज से प्यार करता हो, जो विजडम से प्यार करता हो, जो मैनकाइंड जितने भी ये क्वेश्चन उठते हैं उन्हें जानने का इच्छुक हो कि ये कैसे हुआ, वैसे कैसे हुआ, नॉलेज गेन करने वाला जो है उसे फिलोसफर कहा जाता है, लवर ऑफ विजडम। ओके, फिलेटेलिस्ट वो कौन है आपका? जो स्टेम्स वगैरह कलेक्ट करना पसंद करता हो। और फिलोगाइनी, देखो
दो वर्ड आते हैं, एक आपका गायनी आता है, एक आपका एंड्री आता है। गायनी समझ लो ये मतलब होता है फीमेल के साथ रिलेट करता है, और एंड्री जो है ये आपके मेल के साथ रिलेट करता है, ठीक है। फिलो प्यार, एंड्री फीमेल, तो उसने बोला फिलोगैनी, सॉरी गैनी मीन्स फीमेल, एंड फिलोगैनी का मतलब क्या हुआ, लव और एडमिरेशन ऑफ वुमेन, जो वुमेन से प्यार करता हो, ठीक है, दैट इज फिलोगैनी। एंड मिजो वर्ड अभी पढ़ लिया हमने, मिजो का मतलब होता है नफरत करना, तो मिजोगाइनी अभी पढ़ा, गाइनी फीमेल है, फिलोगाइनी तो प्यार करने वाला, मिजोगाइनी जो दुश्मनी रखता हो औरतों से या नफरत करता हो। अब मिजो एंड्री देखा आपने, एंड्री मेल, एंड्री मीन्स मेल, और मिजो मीन्स नफरत, तो जो मेन से नफरत करता हो, ठीक है। मिजो एंथ्रोपी अभी पढ़ के आए, फिलेंथ्रोपिस्ट जो इंसान से प्यार, ह्यूमन काइंड, मैन काइंड से प्यार करता हो, तो जो उनको ह्यूमैनिटी से नफरत हो, दैट इज व्हाट मिजैंथ्रोपी। मिजोलॉजी, लॉजी अभी पढ़ के आए हो कि लिटरेचर से, लैंग्वेज से प्यार करना, बट मिजोलॉजी क्या होगा कि जो रीजनिंग और आर्गूमेंट जो है इन सब से नफरत करता हो, ठीक है, नॉलेज नहीं जानता हो। और मिजोनियज्म, अब नियो, नियो मतलब समझ आता है, नियो मतलब न्यू, नया, तो जो नई नई इन्वेंशन हो, है ना, उसे न्यूइज्म कहा जाता है। तो कहता मिजो नफरत, मतलब जब जो पर्सन नई नई इन्वेंशन से नफरत करता हो उसे क्या कहा जाएगा, मियोनिज्म, ठीक है। इन्वेंशन से नफरत होना मियोनिज्म। चलो आगे चलते हैं, वर्ड आपके सामने है, कहता अ लिवली चेयरफुल और आउटगोइंग पर्सन, जो बहुत खुल के रहता है, ये तो सामने दिख रहा है, आप सबको दिख रहा है, ये है आपका एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो खुल के जीता है, खुल के रहता है, खुल के जो भी चीज़ें हैं वो करता है। और ओरेटर ऐसा पर्सन होता है, ओरेटर ओरल बोलेगा कुछ, तो ओरेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत अच्छे से बोलता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बहुत अच्छी होती है, उसे ओरेटर कहा जाता है। एम्बीवर्ट, एम्बी होता है बोथ, एम्बी का मतलब क्या है, एम्बी का मतलब है बोथ, तो एम्बीवर्ट मतलब खुल के भी बात करता होगा और बहुत ज़्यादा शाई भी होगा, मतलब इंट्रोवर्ट भी होगा, एक्सट्रोवर्ट भी होगा। और इंट्रोवर्ट तो आप जानते हो, बहुत ज़्यादा शाई पर्सन जो बात करना पसंद ना करता हो। ये आपकी इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। तो ओरेटर किसे कहा जाता है, जो स्पीच डिलीवर करता है फॉर्मल एंड बहुत एलोक्वेंट, बहुत अच्छे वे में, अच्छे मैनर में। एम्बीवर्ट जो पर्सन दोनों क्वालिटीज एग्जिबिट करता हो, वो आपका क्या बोलते हैं उसे, एक्सट्रोवर्ट भी है, इंट्रोवर्ट भी है। एंड एक्सट्रोवर्ट जो पर्सन बहुत ज़्यादा आउटगोइंग है, इंटरेक्टिंग है, बात करना पसंद करता है, एक्सट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट जो है वो ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करता हो। तुम सारे इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, एम्बीवर्ट हो, नीचे बताना ज़रूर। चलो, एन ओपन स्पेस यूजली रेक्टेंगुलर एंड एनक्लोज्ड इन अ बिल्डिंग, तो कहता है एक ऐसी स्पेस जो रेक्टेंगुलर होती है और बिल्डिंग्स उसके आगे पीछे होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्वाड्रेंगल। क्या कहा जाता है, तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा बात कर रहा हूँ कि एक आपकी ऐसी स्पेस जो एक किस फॉर्म में होती है, आपकी स्क्वायर की फॉर्म में आपकी पाई जाती है बिल्डिंग्स के बीच में, इसे क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेंगल। ओके, क्विंटेसेंशियल किसे कहा जाता है, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विंटेसेंशियल समझ लो परफेक्ट, मतलब मैं यहां पे बोलूं, एक एग्जांपल दे तो कहता हर परफॉर्मेंस वाज द क्विंटेसेंशियल एग्जांपल ऑफ डेडिकेशन एंड स्किल, मतलब कि जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो एक परफेक्ट एग्जांपल थी किस चीज़ की, डेडिकेशन और स्किल की, कि कितनी वो मेहनत करती है और कितनी उसके अंदर स्किल है, उसकी एक परफेक्ट एग्जांपल होना। किस चीज़ की परफेक्ट एग्जांपल होना, उसे कहा जाता है क्विंटेसेंशियल। ओके, क्वाड्रप्ट ये किसे कहा जाता है, ऐसे एनिमल्स के लिए यूज करा जिनके चार पाँव होते हैं आपके, ठीक है। एड क्वाड्रेंगल अभी पढ़ के आए हैं, एक ऐसा कोर्ट यार्ड, एक ऐसा एरिया जो चारों साइड से बिल्डिंग से घिरा हो, ओपन स्पेस अभी पढ़ के आए हो। तो क्या है, एन ओपन स्पेस यूजली रेक्टेंगुलर होती है, ठीक है, और बिल्डिंग से कवर हुई होती है, उसे क्वाड्रेंगल कहा जाता है। चलो आंसर दो इसका। कहता अ स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो इंटेंडेड है ताकि मोरल लेसन हमें दे सके, एक ऐसी स्टोरी जो हमें, इसलिए देखो हमारे होते थे दादियाँ, नहाने नानियाँ जो होती कहानियाँ सुनाई करती थी ताकि लास्ट में ना एक मोरल लेसन मिल जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा, ऐसा। तो कहता है एक ऐसी स्टोरी जो इसीलिए सिखाई जाती है ताकि मोरल लेसन जो है वो दिए जा सके, उसे क्या कहा जाता है, पैरासाइट। नहीं, आपको पता है पैरासाइट क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो दूसरों को होस्ट बना के
अपने खाना पूरा करता है, न्यूट्रिशन लेता है। इट इज पैरेबल। पैरेबल किसे कहा जाता है? एक ऐसी स्टोरी को जिसके लास्ट में हमें कोई मोरल लेसन मिलता है। कहता पार बॉयल, बॉयल मतलब बॉयल दिख गया, पार मतलब याद रखना, पार बॉयल कहीं दिखेगा, कहता है कम बॉयल करना, ठीक है, बहुत कम बॉयल करना, लेस बॉयल करना, पार बॉयल कहा जाता है। और पैरोल, पैरोल पता है आपको, बोला जाता है ना यार एक कैदी था, इस कैदी को ना पैरोल पे बाहर निकाला गया, मतलब उसका बहुत अच्छा बिहेवियर था कहाँ पे, जेल के अंदर, इसीलिए उसको अच्छे बिहेवियर के कारण उसको बाहर बाइज्जत, सॉरी बाइज्जत नहीं बोल सकते, उसके अच्छे बिहेवियर के कारण उसे जो है वो बेल मिल जाती है, तो उसे बोलते हैं पैरोल पे बाहर निकाला उसे, ठीक है, उसकी सज़ा कम कर दी जाती है, तो पैरोल बोलते हैं उसे। तो सिंपल आपके सामने है यहाँ पे। तो पैरासाइट इज व्हाट? इट इज़ अ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होकर रहते हैं, उसे होस्ट बना के। पैरेबल एक ऐसी स्टोरी टेलिंग जो हमें कहीं ना कहीं लास्ट में मोरल लेसन सिखाए या स्पिरिचुअल लेसन सिखाए। पैरबॉयल अभी पढ़े कि पार्शली कुक करना फूड को, पार्शली बॉयल करना, कम कम बॉयल करना। एंड पैरोल की कंडीशनल रिलीज, प्रिजनर को कंडीशन पे रिलीज किया जाता है कि उसके अच्छे बिहेवियर के कारण, कि अगर ऐसा ही रहेगा तो तेरे को जो है वो जेल से थोड़ी छूट मिल जाएगी, उसे कम जो है सज़ा उसकी कर दी जाती है। जैसे ही वॉज ग्रांटेड पैरोल आफ्टर सर्विंग 10 ईयर्स फॉर हिज 20 ईयर सेंटेंस, 20 ईयर की जेल हुई थी उसे, बट उसको पैरोल पे 10 साल की जेल हुई। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, इसलिए उसकी सज़ा कम कर दी गई, 10 साल कर दी गई। चलो क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। कहते द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम सिंपल और बेसिक टू कॉम्प्लेक्स। सुनना, कहता बिल्कुल सिंपल से, बिल्कुल सिंपल बेसिक से कॉम्प्लेक्स या एडवांस जगह पे जाना, बिल्कुल बेसिक से एडवांस में जाना, उसे कहा जाता है एवोल्यूशन। बोलते हो ना ह्यूमन की एवोल्यूशन ऐसे हुई है, पहले कैसे थे, कुछ भी खा लेते थे, बट अभी एवोल्यूशन हुई है, पहले बहुत बेसिक जिंदगी जीते थे, अब बहुत एडवांस जिंदगी जीते, तो एवोल्यूशन उसे कहा जाता है। एनोबलमेंट किसे कहा जाता है, फ्लरिशिंग किसे कहा जाता है, वेदर किसे कहा जाता है, आगे सीखते हैं। अब एनोबलमेंट ना अगर मैं थोड़ा सिंपल सा समझाऊं तुम्हें, अगर मैं ये बोलूं कि आपके जो क्या बोलते हो ने, चलो ठीक है, आपका कोई बिल पास हुआ, ठीक है, एंड वो बिल जो है गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि ये जो पोअर पीपल है सोसाइटी के, इनकी एनोबलमेंट के लिए वो जो बिल है वो इसलिए पास करा गया है, वो ऐसा कह रही है गवर्नमेंट कि वो पोअर की एनोबलमेंट के लिए, मतलब उनके उद्धार के लिए, उनको एक अच्छा स्टेटस प्रोवाइड करा जैसा कि सोसाइटी में, उसके लिए। तो एनोबलमेंट होता है किसी की वर्स सिचुएशन को थोड़ा सा अच्छा करना, उसको सुधारना, तो एनोबलमेंट उसे कहा जाता है, ठीक है। चलो, एनोबलमेंट इज व्हाट? द एक्ट ऑफ एलिवेटिंग समवन टू अ हायर सोशल स्टेटस, डिग्निटी, मत वही वही सिंपल है। कहता द हिज एनोबलमेंट वाज मार्क्ड बाय अ ग्रैंड सेरेमनी एंड रिकॉग्निशन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एनोबलमेंट मीन्स किसी की पोजीशन को अपग्रेड करना। फ्लरिशिंग अभी करा आपने, फ्लरिशिंग पता है कोई चीज़ ग्रो कर रही है तो फ्लरिशिंग है। एंड वेदर क्या होता है कि डिके हो जाना, ठीक है, ख़त्म हो जाना, ख़राब हो जाना। एंड एवोल्यूशन किसी चीज़ का बेसिक से डेवलप होना, डेवलपमेंट होना, बेसिक से ऊपर जाना, दैट इज एवोल्यूशन। क्लियर है? चलो जल्दी से आंसर बताओ। कहता राहुल हैज़ डन अ स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिसर्च। तो ऐसा बोला जा रहा है कि स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी पता है, ये मैप जो ड्रॉ करते हैं उसकी स्टडी को कहा जाता है, ठीक है। कोरियोग्राफी, डांस, सिनेमेटोग्राफी कि किस तरीके से फोटोज क्लिक करने हैं, नहीं, फोटोज वगैरह की स्टडी को कहा जाता है। बचा सिर्फ एक है, डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी जो है ये आपके किसी एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, किस तरीके की वहाँ पे लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, तो उसकी स्टडी को कहा जाता है आपके डेमोग्राफी। सूटेबल डेमोग्राफी है, एक बार पढ़ के देखते हैं। तो कार्टोग्राफी ड्राइंग, कोरियोग्राफी डिज़ाइनिंग डांस सीक्वेंसेस, सिनेमेटोग्राफी फोटोग्राफी में आर्ट, और बाकी डेमोग्राफी जो है स्टडी करना पॉपुलेशन की, उनके साइज़ की स्टडी करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करना, स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उसे कहा जाता है आपकी डेमोग्राफी। चलो जल्दी से आंसर दो, क्या आएगा? कहता फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट सिचुएशन। कहता ऐसी फीलिंग, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं ये चीज़ पहले भी कर चुका हूँ, किया होता नहीं है तुमने, पर तुम्हें ऐसा लगेगा तुमने ये पहले भी कर लिया हुआ है।
जैसे समझ लो कि अब मैं अगर ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, शायद मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट मेरे को ऐसा लगेगा ये मैं पहले भी कर चुका हूँ। आपके साथ भी बहुत बार होता है कि आप शायद पहली बार किसी जगह पे जाते हो पर तुम्हें ऐसा लगता है यार मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ। उस चीज़ को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है देजा वू। क्या कहा जाता है? डिल्यूजन होता है भ्रम, इल्यूजन होता है भ्रम। दोनों सिमिलर है, सिनोनिम्स तुम इनको मान सकते हो। और स्पिरिचुअलिटी क्या होता है कि सोल को गॉड के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, दैट इज व्हाट, दैट इज योर स्पिरिचुअलिटी। चलो एक बार यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। डिल्यूजन होता है एक फॉल्स बिलीफ, एक ऐसी जजमेंट, समझ लो डिल्यूजन जैसे एग्जांपल दूं, ऐसा कहा जाता है ना कि कोई चीज़ जो है, डिल्यूजन की अगर बात करूं, मतलब वो मिथ है, एक डिल्यूजन होता है एक मिथ जिसपे एक झूठा विश्वास बना दिया हो लोगों ने कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। मतलब बोलते बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, दैट इज़ अ डिल्यूजन, मिथ है, ठीक है। कोई भी मेंटल उसकी देखा, कोई भी उसका क्लियर एविडेंस होता नहीं ऐसा होता है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरा होगा, ठीक है। इल्यूजन क्या होता है? भ्रम। ये फिजिकल होता है, फिजिकल होता है ये, मतलब ये तो क्रिएट किया हुआ है ना, ये फिजिकल है। जैसे आपको मिराज दिखता है, आप चले जाते हो कहाँ पे, रेगिस्तान में चले जाते हो और आपको ऐसा लग रहा होता है कि पानी है वहाँ पे रेगिस्तान, बट वो पानी होता नहीं है, वो फिजिकल आपके सामने इल्यूजन आपको दिखता है, ठीक है। और देजा वो तो आपको पता है, और स्पिरिचुअलिटी भी पता है कि ह्यूमन स्पिरिट को कैसे गॉड के साथ मिलाया जा सके, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। चलो कहता अ डील ऑफ एग्रीमेंट डन इन अ कंपनी और अ फर्म। तो एक डील या एग्रीमेंट जो कंपनी या फर्म में किया जाती है, तो उस डील को क्या बोलते हैं? ये तो पता ही है आपको, जल्दी से। कंट्रैक्ट यार, सिंपल है, जब पढ़ लेते हैं एक बार। कन्फर्मिटी होती है हामी भरना, हामी देना, कन्फर्मिटी। चलो तो क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? अ लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनीज, तो वही एग्रीमेंट की बात थी। कन्फर्मिटी होती है कि हामी भरना, रूल्स रेगुलेशन को मान लेना, कंफर्मिटी दे देना। कहते द स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म वॉज इन कंफर्मिटी विद द स्कूल ड्रेस कोड, मतलब बच्चे ने जो यूनिफॉर्म पहन रखी थी ना, वो स्कूल के ड्रेस कोड के साथ मैच करती थी, मतलब वो उस रूल को फॉलो करके आया कि ऐसा ही करना है। एक्सेप्टेंस होता है मान लेना, हामी भर देना। एंड कॉन्करेंस होता है कि ऐसे समझ लो कि दो एक्शन सिमिलर होना, ठीक है, कॉन्करेंट एक्शंस बोलो, सिमिलर होना। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये तो पता सबको, ऐसा इंसान जो भगवान में मानता हो, दैट इज व्हाट? थीस्ट। ऐसा इंसान जो भगवान में ना मानता हो उसे कहा जाता है एथीस्ट। प्रोटोगोनिस्ट की बात करूं, एक दिन पहले भी बोला था, किसी भी स्टोरी का मेन जो करेक्टर होगा ना उसे कहा जाएगा प्रोटोगोनिस्ट। मतलब कोई भी मूवी है, ठीक है, सलमान खान की वो मूवी है, तो सलमान खान उसमें क्या है? मेन करेक्टर, इट इज अ प्रोटोगोनिस्ट। एंड एक एंटोनिस्ट आता है, वो कौन होगा? विलन ऑफ द मूवी, ठीक है। एंड फेटलिस्ट कौन होता है? जो फेट पे विश्वास करता हो, मतलब विश्वास करता हो कि, मतलब होता है ना लक पे विश्वास करने वाला, दैट इज फेटलिस्ट। चलो एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। तो थीस्ट इज व्हाट? अ पर्सन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। प्रोटोगोनिस्ट द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। फेटलिस्ट जो ऐसा मानता हो, फेट पे विश्वास करता हो, लक पे विश्वास करता हो, ऐसा उसको ऐसा लगता हो कि जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, जो भी होगा सही के लिए होगा, ये पहले से लिखा हुआ था, ऐसा ही होना था वो। एंड एथीस्ट कौन है? जो भगवान में विश्वास ना करता हो। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं एंड वो वर्ड भी डिस्कस करते हैं। चलो अभी देखा एथीस्ट कौन है? जो भगवान में विश्वास ना करता हो। एग्नोस्टिक कौन किसे कहा जाता है? एग्नोस्टिक किसे कहा जाता है? ऐसा जो भगवान में मतलब विश्वास जो है, सुना, कहता वन हु बिलीव्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज नोन, अननोन और नोनेबल, मतलब जो लगता है जिसको ये है कि हो भी सकते नहीं भी हो सकते। चलो पॉलीथीस्ट, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा। पॉली दिखेगा तो ज्यादा, मोनो दिखेगा तो मोनो का मतलब होता है एक, बाय का मतलब होता है दो, एंड पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। तो पॉलीथीस्ट ऐसा पर्सन होता है जो मल्टीपल गॉड्स में बिलीव करते हैं। मे बी वो जीसस क्राइस्ट में भी करता है, मे बी वो राम में भी करता है, मे बी वो अल्लाह में भी करता है, मे बी वो आपके मतलब सिख गुरुस में भी बिलीव करता है, जैनिज्म में भी करता है। तो हर एक भगवान में बिलीव करने वाले को कहा जाता है पॉलीथीस्ट। मोनोथीस्ट एक ही भगवान में मानने वाला। पैंथीस्ट ऐसा समझ लो, ऐसा पर्सन जो ये मानता है कि गॉड जो है नेचर में है, ये मैं इंसान हूँ तो मेरे में भी गॉड है,
ये पेड़ है इसमें भी भगवान है, तो ऐसा मानने वाले को पैंथीस्ट कहा जाता है। चलो आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे ही लेक्चर्स तुम और चाहते हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना। और आपका जो है मैंने पर्टिकुलर जो है आपका, ठीक है, आपकी ऐप में करियर फोकस एग्ज़ाम प्रेप करके आपकी ऐप है, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर आपका इंग्लिश का कोर्स भी मैंने लॉन्च कर रखा है जहाँ पे आपको विद रूल्स, ठीक है, आपके बहुत सारे आपके कंसेप्ट्स, आपके सारे रूल्स, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वो एक कंप्लीट कोर्स है जहाँ पे आप उसे परचेज कर सकते हो जाके, ठीक है, आपके जेकेपीएससी के एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। तो कहता है एन अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, तो कहता है बहुत ज़्यादा लाउड साउंड होना उसे क्या कहा जाता है, ये पहले भी एक बार पढ़ा चुका हूँ, उसे बोला जाता है कैकोफनी, ठीक है। अब जो बाकी वर्ड्स हैं आपके हेजेमनी, हारमोनी एंड आयरनी, इसे भी एक बार देख लेते हैं। तो कहता है हेजेमनी को क्या बोलते हैं, डोमिनेंस। चलो तुम हेजेमनी की थोड़ी एग्जांपल देता हूँ। मैं ऐसा बोल दूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर में मुझसे अच्छी इंग्लिश कोई नहीं पढ़ा सकता, अगर ऐसा बोल दूँ, ठीक है, अगर ऐसा कह दूँ, और अगर कोई आ जाए पढ़ाने पे और कंपटीशन हो जाए तो मैं जीतूंगा, तो मतलब ऐसा है ना कि मेरी हेजेमनी है, समझ आ रही है। लाइक मैं क्या बोलूँगा, मेरी हेजेमनी है, मेरी लीडरशिप है, मतलब मैं सबसे ऊपर हूँ। या फिर मैं ऐसी बात कर दूँ कि इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। अगर इंडिया में इंडियन ग्राउंड्स की बात करें तो इंडिया को कोई नहीं हरा सकता, चाहे कोई भी कंट्री आ जाए, तो मतलब इंडिया की हेजेमनी है, लीडरशिप है, डोमिनेंस है। तो ये चीज़ हारमनी, पीस आपको पता है, एंड आयरनी मतलब ऐसा ऐसा समझ लो जो चीज़ होनी नहीं थी शायद वो हो गई, ठीक है। बहुत आयरनी था कि आ, ऐसा समझ लो कोई स्टूडेंट शायद ना पास होता, क्यों पढ़ता नहीं था, बट इट इज़ आयरनी कि वो पास हो गया, जो चीज़ नहीं होनी थी, एक्सपेक्टेड नहीं था, वैसा हो गया। एंड कैकोफनी, कैकोफनी अभी पढ़ लिया आपने, क्या कि बहुत डिस्टर्बेंस होना, बड़ी बुरी साउंड, अनप्लीजेंट साउंड। उसका उल्टा एग्जाम में आ सकता है यूफनी। यूफनी होती है प्लीजेंट साउंड्स, अच्छी साउंड, मधुर आवाज़। चलो ये क्वेश्चन है आपके सामने, कहता द डॉक्टर हु डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के साथ डील करने वाले डॉक्टर को कहा जाता है गायनोकोलॉजिस्ट। क्लियर है, इतना सब जानते हैं। कहता है ऑप्थोमोलॉजिस्ट को क्या कहा जाता है, आई स्पेशलिस्ट को बोला जाता है ऑप्थोमोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो हार्ट, तो हार्ट के साथ जो डील करे कार्डियोलॉजिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट, डोंटिस्ट डेंटिस्ट, तो कहीं ना कहीं जो आपके टथ इन सब के साथ डील करता है, फिलिंग वगैरह जो की जाती है उसे ऑर्थोडोंटिस्ट कहा जाता है, ठीक है। दोबारा से रीशेप करते हैं दांतों को, उन्हें कहा जाता है ऑप्थोमोलॉजिस्ट, मतलब एक मेडिकल डॉक्टर जो आई का स्पेशलिस्ट हो, ट्रीट करता हो। गायनोकोलॉजिस्ट, वुमेंस की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो बहुत अच्छे से जानता होना है, उनका उनके बारे में उनकी क्या बोलते हैं उसे, उनको ट्रीट करने वाले को गायनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट की डिजीज को ट्रीट करने वाले को। ऑर्थोडोंटिस्ट, अ डेंटलिस्ट हु करेक्ट्स इरेगुलरिटीज, होते हैं ना ब्रेसेस वगैरह जो लगाते हैं, दांतों की जो फिलिंग वगैरह करते हैं, तो वो सब आपके किस में आते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट में। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में और भी पूछे जाते हैं सारे डॉक्टर्स के बारे में कि कौन कौन सा क्या है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के स्पेशलिस्ट को कहा जाता है। डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन के स्पेशलिस्ट को कहा जाता है। न्यूरो और नेफ्रो में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूरो ब्रेन के रिलेटेड है, नेफ्रो किडनी के रिलेटेड है। तो न्यूरोलॉजिस्ट कि नर्वस सिस्टम का जो स्पेशलिस्ट होता है, ब्रेन के डॉक्टर जैसे आप कहते हो। ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट। पेडिट्रिशियन, अब पीडियाट्रिशियन तो पीडिया रिलेटेड होता है बच्चों के साथ, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट किसे कहा जाता है, जो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हो। ऑप्थोमोलॉजिस्ट अभी पढ़ के आए, आई स्पेशलिस्ट को कहा जाता है। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थो बोन्स के रिलेटेड है तो उसे जॉइंट स्पेशलिस्ट को कहा जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट, वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का स्पेशलिस्ट जो होता है। और लास्ट आपका यूरोलॉजिस्ट, वुमेन के लिए वुमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उनके स्पेशलिस्ट को कहा जाता है गायनेकोलॉजिस्ट। अब अगर मेल का हो तो क्या कहा जाता है, यूरोलॉजिस्ट। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये याद रखना, ये समझ लो आप बेशक यहाँ पे मेरे से थोड़े ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखोगे, बट जो सीखोगे डबल सिखा दूंगा, ट्रिपल सिखा दूंगा, बहुत डिटेल्ड वीडियो है। इसके बाद तुम्हें तुम शायद मजबूर हो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करने में या मेरा कोर्स परचेज करने में। चलो आ जाओ। कहता है अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, तो इसे क्या कहा जाता है, जॉकी। बैट्समैन पता है क्रिकेट में जो बैटिंग कर रहा होता है। स्टंटमैन
इन मूवी जो एक रोल प्ले करते हैं, स्टंट्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, साउथ पॉ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। साउथ पॉ पॉ पाँव के साथ या लिम्स के साथ रिलेटेड, हाथों के साथ रिलेटेड होता है। तो ऐसा समझ लो साउथ पॉ उसे कहा जाता है, उस पर्सन को कहा जाता है जो लेफ्ट हैंडेड होता है। ऐसा पर्सन जो अपने लेफ्ट हाथ से लिखता है उसे साउथ पॉ कहा जाता है। ठीक है, ये उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, एक बार चेक कर लो। तो जॉकी किसे कहा जाता है? जो हॉर्सेस को राइड करता है, स्पेशली इन अ प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन। स्टंटमैन जो डेंजरस एक्ट परफॉर्म करता है इन मूवीज। साउथ पॉ किसे कहा जाता है? एक लेफ्ट हैंडेड पर्सन को, स्पेशली बॉक्सर्स को, स्पेशली जो बॉक्सर जो लेफ्टी होते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बट जो लेफ्ट हैंड भी यूज़ करता है उसे भी साउथ पॉ कहा जाता है। कहता है अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ सेम टाइम। चलो, मैंने आपको मोनो सिखाया, मोनो मतलब एक। मैंने आपको पॉली सिखाया, पॉली मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, 2 3 4 5। बाई मतलब 2। चलो, आपको मैंने एंड्री सिखाया, एंड्री मतलब मेल। मैंने आपको जीनी सिखाया, मतलब फीमेल। ठीक है, उसके बाद एक और सिखाया था मैंने आपको, फिलो। फिलो मतलब लव, और मीज़ो मतलब हेट। क्लियर है? चलो, तो कहता है एक वुमेन जिसके एक से ज़्यादा हस्बैंड हो। पॉली ज़्यादा, एंड्री मेल, आ रहा है एंड्री, पॉली एंड्री मतलब ऐसी वुमेन जो एक से ज़्यादा शादी करती हो, उसको बोले ना वो पॉली एंड्री परफॉर्म कर रही है, एक से ज़्यादा उसके पति हैं। एग्जाम्पल आती दिमाग में पॉली एंड्री की? एक से ज़्यादा पति किसके थे? महाभारत में द्रौपदी। ठीक है, मोनोगैमी, मोनोगैमी, अच्छा गैमी याद रखना, गैमी मीन्स होता है मैरिज। क्या होता है? मैरिज। तो गैमी मतलब जिसकी एक शादी हुई हो, मोनो। एंडोगैमी, ऐसा लग रहा है अंदर ही शादी कर दी है, तो अपने ही कल्चर में शादी करना उसे कहा जाता है एंडोगैमी। एंड पॉलीमैथी, पॉली मतलब पॉली तो समझ आ गया आपको, ज़्यादा, एक से ज़्यादा। अब इसको कैसे समझाऊं? मैथ ही समझ लो, मैथ समझ लो, मैथ एक सब्जेक्ट है। तो कहता इस एक सब्जेक्ट से ज़्यादा जिसको नॉलेज हो, मतलब जिसको सारी नॉलेज हो, उसे क्या कहा जाता है? पॉलीमैथी। देख लो एक बार। तो पॉलीएंड्री, एक वुमन जब एक से ज़्यादा शादी करे। मोनोगैमी, पॉलीएंड्री जिसके एक से, सॉरी एंड्री पति, एक से ज़्यादा पति हो। मोनोगैमी एक शादी, एंडोगैमी अपने ही सोशल ग्रुप में शादी करना। बोलते हैं कि हाँ शर्मा है तो शर्मा में, है ना, वर्मा है तो वर्मा में, तो वो एक अपने ग्रुप में शादी करना। एंड पॉलीमैथी, ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स की नॉलेज रखता हो, सबकी नॉलेज रखता हो, तो पॉलीमैथी कह सकते हो। ठीक है, लिनार्डो वॉज सेलिब्रेटेड फॉर हिज पॉलीमैथी इन आर्ट एंड साइंस। चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके एग्जाम में पहले बहुत बार पूछी गई है, एक बार ये देख लो। मोनोगैमी, गैमी पढ़ लिया आपने, गैमी मतलब मैरिज। तो एक से एक शादी मोनोगैमी, एक से ज्यादा शादी पॉलीगैमी, दो शादी बायगैमी। एंडोगैमी अपने ही ग्रुप में शादी करना, अपने ही कास्ट में शादी करना। एक्सोगामी अपने कास्ट से बाहर शादी करना। मिजोगैमी, अच्छा मिजो क्या था? हेट, और गैमी मतलब शादी, तो जिसको शादी से क्या हो? नफरत। चलो, उसके बाद ये आता है, थोड़ा सा यहां पे आ जाओ, ये एंड्री वाले कर लेते हैं। मिस एंड्री, एंड्री मतलब एंड्री मेल, और मिस नफरत, तो मर्दों से नफरत होना। पॉली एंड्री, एंड्री मतलब मेल, तो पॉली ज्यादा, एक से ज्यादा शादियां जो वुमेन करे, पॉली एंड्री। अच्छा, फिल एंड्री, फिल होता है प्यार, एंड्री मतलब मेल, तो जिनको मर्दों से प्यार हो, मेन से प्यार हो। मोनो एंड्री, एक मेल से शादी करना। पॉली एंड्री होता है एक से ज़्यादा मेल से शादी करना। मोनो एंड्री होता है एक से शादी करना। जैसे अब अभी यहाँ देखा जाए तो मोनो एंड्री परफॉर्म करते हैं, एक ही मेल से शादी की जाती है। और गायना एंड्री, एंड्री मतलब मेल, है ना, और गायना मतलब फीमेल। नहीं समझ आ रहा? समझ लो ऐसा बंदा जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों करेक्टरिस्टिक्स हो, उसे क्या बोला जाएगा? गायना एंड्री। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन है आपके सामने, कहता अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाय इफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट देन इज एक्चुअली पोजेस्ड। अच्छा क्वेश्चन है।
कहता क्या कर रहा है ना पर्सन, क्या ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है, कैसे पर्सन को, ऐसा पर्सन जो अपनी इंपॉर्टेंस बहुत होता है ना, कोई ऐसा इंसान जो अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाता है बट वो उतना होता नहीं है, ऐसे को क्या कहा जाता है, ऐसे को कहा जाता है प्रिटेंशियस। क्या कहा जाता है? कहता किसी को इम्प्रेस करना, बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा के खुद को, बट एक्चुअली वो होता नहीं है। कहता है अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस, अपने आप को ग्रेटर दिखाना, अपने से ज्यादा मेरिट दिखाना, देन इज एक्चुअली पोजेस्ड, जितना एक्चुअल है उससे ज्यादा दिखा के इंप्रेस करना, उसे कहा जाता है प्रिटेंशियस। एरी, एरी तो होता है हवादार, खुला। इंपीरियस और ग्लोरियस एक बार चेक करते हैं, चलो आ जाओ। कहता है एरी मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसियस, खुला, लाइट, वेल वेंटिलेटेड, एरी उसे कहा जाता है। प्रिटेंशियस कहता है टेम्पटिंग टू इम्प्रेस बाय प्रिटेंडिंग ग्रेटर, प्रिटेंड करना, प्रिटेंड मतलब सिर्फ दिखाना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, होता वैसा कुछ नहीं, प्रिटेंड करना कि ऐसा हूँ, ठीक है। उसको आप शोई बोल सकते हो, ऑस्टेंशियस बोल सकते हो, पॉम्पस, गॉडी बोल सकते हो, ये सारे सिनोनिम है इसके, ठीक है। और इंपीरियस अभी पढ़ लिया हमने। इंपीरियस होता है कि अनप्लीजेंटली प्राउड। इंपीरियस समझाता हूँ तुम्हें, तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो हमेशा तुम पे अपनी कमांड झाड़ता रहता हो, ऐसे कर वैसे कर, अपने आप को बड़ा समझते तुमसे। होते हैं ना ऐसे दोस्त, होते हैं ग्रुप में, एक ऐसा दोस्त होता है जो अपनी ही कमांड झाड़ता हो कि ऐसे कर दे वैसे कर दे, ये कर दे वो कर दे, मतलब बॉस बनता हो बड़ा। वो दोस्त तुम्हारा वो इंपीरियस है, ठीक है। इंपीरियस समझ लो एक अनप्लीजेंटली प्राउड या एक्सपेक्टिंग टू बी ओबेड, मतलब ऐसा पर्सन जो ये चाहता हो कि मेरी बात सब सुने, ठीक है। वो दोस्त तुम्हारा इंपीरियस है जो तुम पे बस कमांड झाड़ता रहता है। तो कहता है शी गेव इंपीरियस कमांड्स एज दो शी वर इन चार्ज। तो उसने बहुत घमंडी, घमंडी बोलो कि बड़ी घमंड से उसने कमांड्स दी कि ऐसे करो वैसे करो, तो उसे इंपीरियस कहा जाता है, ठीक है। एंड ग्लोरियस, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, एंड ग्लोरियस का आंसर आप नीचे दो, ठीक है। यहीं पे आपके ख़त्म होते हैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, एंड कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताना कि आगे आपको किस पे और वीडियो चाहिए, ठीक है। और ये सीरीज़ आई विल मेक श्योर कि मैं कंटिन्यू रख पाऊँ, शायद रख पाऊँ, बट आई विल मेक श्योर कर पाऊँ, मतलब एक वीडियो तो मैं कभी ना कभी प्रैक्टिस के लिए दे दूँ। बट अगर जिसको कोर्स परचेज करना है वो ऐप में जाए, करियर फोकस एग्जाम प्रेप करके, एंड वहाँ पे जाके बहुत आपका लिमिटेड प्राइस मैंने रखा है फॉर योर JKPSC, और भी जितने भी एग्जाम्स आएंगे आपके SBI क्लर्क के, तो इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश में उसमें पढ़ाने वाला हूँ। फिलहाल इतना रखते हैं आज के लिए। थैंक यू एवरीवन।